हेलो गाइस, मैं हूं अनिकेत और मैंने 2023 नीट में 662 स्कोर किया है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 4067 है और आज हम लोग इस चैनल पे बात करने वाले हैं आप नीट में 650 पार कैसे कर सकते हैं। आपको कहां से पढ़ना है, सब सारा सिलेबस, ताकि आप आसानी से 650 प्लस कोर्स कर सके नीट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल के हर वीडियो को बारीकी से देखो, क्योंकि यहाँ पर मैं और उदय बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट हम बोल रहे हैं आप लोगों को। कैसे नीट की नीट में वेरियस टाइप्स होते हैं, प्रिपरेशन के सारे टाइप्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ देखिए। आपको बायोलॉजी कहाँ से पढ़ना है, सबसे पहला बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है और आप जानते हैं ये बहुत ही स्कोरिंग भी है। तो कैसे बायोलॉजी में एक्सेल किया जाए, सबसे पहले मुझे नीट में स्कोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कम चीज़ों को ज़्यादा बार पढ़ना है। ये मैंने बहुत सारे मेरे जूनियर्स को मैंने बताया। नीट में अच्छा स्कोर करने का एक ही तरीका है, कम चीज़ों को बहुत बार पढ़ना। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, हर कोई बताता है। आपको अभी से क्या करना है, सारे बुक्स जो आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो, मॉड्यूल्स बायोलॉजी के लिए, सब कुछ छोड़ देना है। ब्लाइंडली मुझे फॉलो करके सब कुछ छोड़ देना है। और क्या करना है आपको, जो भी आज आप अगर किसी कोचिंग्स में जाते हो तो ऑनलाइन क्लासेस करते हो, तो जो भी सर आपको क्लास नोट्स बना के देते हैं बायो के, वो आपको पढ़ना है। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर उस कोचिंग में आपके जो टीचर्स हैं वो क्लास नोट्स में बहुत ही एक्स्ट्रा बहुत ही आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं ना, तो या तो आपने कोचिंग ले लिया है तो आपको तो पढ़ना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो बनाने हैं, तो आप क्लासेस देखिए, वरना आप उन टॉपिक्स को पूरा छोड़ सकते हैं। किसी भी शक की यहाँ पर कोई बात नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा चीज़ जो है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। देखिए, मैं बुक्स किसी भी पब्लिशर का, मैंने हमारा चैनल भी नया है, मैं यहाँ पर किसी भी पब्लिशर का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। मैंने जहाँ से किया है या फिर मेरे साथ वालों ने जहाँ से किया है, सिलेक्शन हुआ है, उसके बेसिस पे आप लोगों को मैं गाइडेंस दूंगा। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बोल के एक बुक आता है, उसको सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, लेकिन ऐसा भी है कि क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए उन्होंने किसी जगह पर एनसीईआरटी के बाहर वाले क्वेश्चंस दिया है, वो आप छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़, एनसीईआरटी 5 बोल के एक बुक है, वो फिजिक्स वाला लॉन्च कर रहा है उसे, उनके स्टोर में है एनसीईआरटी 5 बोल के। मैंने उसे कम्प्लीटली सोल्व किया था, वो बहुत अच्छा बुक है। उसमें बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, क्या बोलते हैं उसे, असर्शन रीजन, सब कुछ सेपरेट करके दिया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने उसे सोल्व किया था, सिर्फ उसे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा बुक है। और आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो है, अगर आप किसी कोचिंग में है तो आप उसका एनसीईआरटी बेस्ड जो डीपीपी है ना, सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं बताऊंगा, डीपीपीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए उसका बेनिफिट में भी बाद में बता रहा हूँ नीचे। डीपीपी सबसे पहले करना है, उसके बाद ये जो बुक्स मैंने बताए इनको तो आपको करना है। दूसरा जो चीज़ है, टेस्ट देना है। ये एक बहुत ही बूस्टर प्रैक्टिस कराएगा आपको। अगर आप एक टेस्ट ही दे देते हो तो आपको 180 सवाल या फिर 200 भी बोल सकते हो, 200 सवाल आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ भी। तो और वो टेस्ट देखिए भाई, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे कोचिंग्स है देश में, क्या करते हैं वो लोग, अपने कोचिंग को, पता नहीं मुझे वो एग्जैक्ट रीज़न क्या है, किसी कारण के लिए वो पहले एनसीईआरटी के बहुत ही बाहर, दूर तक कोई भी लिंक नहीं है, यूरिया साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, ये सब में से वो लोग जो हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं आके, वो ये सब टेस्ट में देते हैं। तो उसका तो आपको ऐसे कोचिंग के टेस्ट ना आपको इग्नोर करना है, वो टाइम ही वेस्ट करते हैं। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पीवाई तो करना ही है आपको। मैं जो यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। कहते हैं ना, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो नॉर्मल चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन मैंने एक अच्छा करके आपको बता दिया है कि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन पे। और पीवाई की जनरली आप 10 साल का कीजिए, उससे पहले का नहीं। फिजिक्स में आ जाइए। फिजिक्स में आपको क्या करना है, देखिए, आपको अगर पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका क्लास नोट्स, जो आपके कोचिंग में दिया जाता है, कोचिंग में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, क्लास वो मैंडेटरी है, क्लास को अटेंड करना, नोट्स बनाना। और मैंने पहले बताया है आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला शीट्स बनाना है। ठीक है, चैप्टर के बाद में उस वीडियो को देख लेना जाके। ठीक है,
और अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आप प्रिपरेशन के पहले फेज़ में हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल को फॉलो कर रहे हो, और अगर आपके पास टाइम है तो क्या कर सकते हैं, किसी एक अच्छी बुक आप ले सकते हैं उससे थ्योरी पढ़ने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन भी, जिसमें क्वेश्चन है उसमें भी थ्योरी है, जैसे कि डीसी पांडे सर का जो किताब है उसमें भी अच्छा खासा थ्योरी लिखा हुआ है शॉर्ट में। बहुत सारे ऐसे बुक है, एच.सी. वर्मा सर के जो बुक है उसमें भी बहुत ही मतलब, उसमें तो बहुत मतलब डिटेल में जाके कॉन्सेप्ट्स को समझाया है उन्होंने, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ना बहुत ही कम नीट एस्पिरेंट्स कर पाते हैं, क्योंकि थियोरिटिकली तो बोला जा सकता है अगर आपके पास टाइम है, लेकिन टाइम असल में नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इफ टाइम अवेलेबल ये बताया है। ये मैंने लिखा है ओनली फॉर थ्योरी पॉलिशिंग, मतलब थ्योरी को अगर आप बहुत ही अच्छी लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन नीट में फिजिक्स में जो लेवल का क्वेश्चन अभी आता है, मतलब कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ले है, लेकिन उस लेवल का ना इतना ज़रूरी नहीं है बुक्स पढ़ना। तो प्रैक्टिस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, तो उसमें क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले जो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, डीपीपी या फिर जो प्रैक्टिस शीट दिया जाता है आपके कोचिंग से, उसे सोल्व करना है। तो इसमें डीपीपी या फिर प्रैक्टिस शीट जो कोचिंग से दिया जाता है आपको, उसको मैं क्यों इतना एनहांस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये सोर्स ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं इंक्लूडिंग द PYQs, और जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कम सवाल होते हैं और ज़्यादातर मतलब उसका वाइड रेंज होता है। कम सवाल और वाइड रेंज मतलब आपका अगर एक कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि रोलिंग मोशन है, रोलिंग मोशन में बहुत सारे सवाल हैं डिफरेंट बुक्स में, लेकिन अगर आप किसी भी कोचिंग जो आप में उसमें जाते हैं, अगर उसका प्रैक्टिस शीट या फिर डीपीपी करते हैं जहाँ पर उन्होंने शायद 20 से 25 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया है, अगर आप उन सवालों को कर लेते हैं तो रोलिंग मोशन का बेसिक तरीके से एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बन जाता है आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी एक बुक से मतलब बहुत सारे 100 सवाल करने बैठेंगे रोलिंग मोशन के लिए, तो वो वाइड रेंज में नहीं है, जैसे कि एक ही कॉन्सेप्ट पे 15-20 सवाल है, ठीक है, तो आपका टाइम खाएगा वो। पहले एक बार कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप डीपीपी में जाइए, ठीक है, वो बहुत हेल्प करेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सेकेंडरी, वो है आपको मॉड्यूल सोल्व करना है, जिस भी कोचिंग में आप है, या फिर कोचिंग के बिना भी आप मॉड्यूल खरीद सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग्स के, उनको आपको करना है, डाउट्स पूछना है, ठीक है। ये मतलब एक ऑल्टरनेट मेथड भी होता है, आप फॉलो कर सकते हैं। जब मतलब आप देखिए आपके पास 100 सवाल हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर कर सकते हैं, 3 नंबर कर सकते हैं, 5 नंबर कर सकते हैं, या फिर इवन नंबर्स में कर सकते हैं, ताकि आप उन 50 सवाल कर ले, और ठीक है ना, और वो सारा टॉपिक्स कवर कर ले। अगर आप पहले 50 करेंगे तो क्या होगा, मतलब बाद में जो 50 सवाल है उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट रह जाएगा, लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट करेंगे तो मतलब सारे टॉपिक्स आप छू सकते हैं एक बार। अगर आपके पास टाइम कम है तभी ये यूज़ करना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, HCV के एक्सरसाइज 1 और 2 जो है वो सोल्व कर सकते हैं। वो मैंने किया था 11th और 12th में, मेरे पास टाइम था, मतलब अगर मैं प्रिपरेशन के अर्ली फेज में आप है तो ये कर सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बाद में मतलब आपके नीट में 5 महीने 6 महीने रहेंगे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पहली बार आपसे नहीं बनेगा, मतलब सॉल्यूशन देख के ऐसे करके, मतलब ठीक है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें भी है, आपको क्या करना है, PYQs तो करना ही है, और वो मैं रिकमेंड करूँगा 32 साल का, 32 ईयर्स का जो बुक्स है, 32 ईयर्स का बुक ही है, उसे आप सोल्व कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो आप 10 ईयर्स का भी कीजिए, ठीक है, 32 ईयर्स का आप कर सकते हैं आराम से। अब आइए थर्ड सब्जेक्ट जो कि है केमिस्ट्री। इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले मतलब स्टडी कैसे करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको NCERT सबसे पहले रिकमेंड नहीं करूँगा अभी। अगर आपके पास टाइम है, देखिए सब कुछ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने जस्ट 10th करके 11th में आए और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल में आप NCERT पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, क्लास नोट से आराम से चला सकते हैं। और उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको फॉर्मूला शीट्स बनाना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जैसे कि फिजिक्स के लिए बनाना है, जो मैंने उस वीडियो में किया था, मतलब बोला था आपको। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में आप फिजिकल के सिर्फ अगर फॉर्मूला भी रिवाइज कर गए तो एक्सेप्ट सरफेस केमिस्ट्री, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आराम से मतलब फिजिकल में मार्क्स ला सकते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आप जानते हैं NCERT मस्ट है, वो बायो की तरह, मतलब ये बायो और फिजिक्स के मिड में पड़ता है, मतलब अच्छे तरीके से आप NCERT को आपको मतलब पढ़ना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से, और क्लास नोट्स भी आपको करना है,
मतलब एक मतलब लास्ट मतलब 100 बात की एक बात की, आपको फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए क्लास नोट्स तो मस्ट करना है, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी भी मस्ट करना है। ठीक है, देखिए जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लगेगा ये बहुत सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताया है। जो ही सिंपल है एक नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उस सारी चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा करके मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, यही है और कुछ नहीं है। और बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें करने से ज़्यादा अच्छी तरीके से कंफर्टेबली आप मार्क्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप आ जाइए केमिस्ट्री के प्रैक्टिस में। देखिए प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ये किताब नहीं छोड़ना है भाई। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स केमिस्ट्री के लिए सारे सवाल, बायो के जो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स है उसमें थोड़ा क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर डले हुए हैं जो मैंने पहले बताया, लेकिन केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स है ना, उसमें एक भी सवाल एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। जो भी एजर्शन रीजन थोड़े टफ होते हैं एम्स में आए हुए, लेकिन जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और मतलब बहुत ही मतलब आपको हेल्प करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। दूसरा मैंने पहले ही बताया कि कोचिंग का जो डीपीपी है या फिर प्रैक्टिस शीट है वो आपको सोल्व करना है, मस्ट है। रिलेवेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं। तो देखिए मैंने आपको सारे मतलब आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं इन सब का, ठीक है, और बाद में मतलब इसे फॉलो कर सकते हैं जब आप पढ़ाई करें। तो लास्ट में 2-3 पॉइंट और मतलब कहूँगा मैं। देखिए आपको आपका जब प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, जब आप लास्ट में होंगे, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को लास्ट में तो आप समझ सकते होंगे कि आपको फुल टेस्ट देना है, ठीक है, बहुत ही कम इंटरवल में। तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस तो आप तभी मतलब टेस्ट के टाइम ही आप कर रहे हैं, ठीक है। और तब क्या करना है ना, तब इतना रिसोर्स नहीं देखना है कि मैं इस कोचिंग का ही डीपीपी लगाऊंगा, मैं उस कोचिंग का ही मॉड्यूल करूंगा। तब क्या करना है, पहली बात तो ये है कि आपके पास समय बहुत ही कम होगा, और दूसरा बात जो भी है, जहाँ से भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड मिले आप उसे कर डालिए लास्ट में, प्रिपरेशन के लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो जाए। दूसरा जो पॉइंट है, देखिए टेस्ट दीजिए। टेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो तो आप जानते ही, आपने वीडियो देख लिया होगा। और मतलब टेस्ट में भी आपको बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहा है, आपका टेस्ट में बहुत ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है ना। तो टेस्ट तो मार्क्स देना है, प्रैक्टिस के लिए नहीं। ये तो हर वीडियो में हम लोग बताएंगे टेस्ट, इसमें और कुछ बताने वाला नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है, देखिए अगर आप इन जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, अगर आप इसे 100% फॉलो कर लिया तो आप तो बहुत ही अच्छा कर जाएंगे। अगर आप 80-90% भी इसका फॉलो करते हैं ना, तो मतलब आप मतलब इजीली क्या कर सकते हैं, 600-650 ऐसे मार्क्स, 680 भी जा सकता है, ऐसे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं आराम से सिस्टेमेटिक्स पढ़ाई करने से। तो देखिए भाई, हम लोग बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, मतलब इस कंटेंट को बनाने के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंपटीशन भी बढ़ना चाहिए भाई थोड़ा, तो आप ज़्यादा अच्छा डॉक्टर बनेगा बाद में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।